हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा मुख्य परीक्षा 2023 में आज एक और नए चैप्टर को हम लोग देखेंगे। चैप्टर है वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियाँ। इससे पहले हम लोग 22 चैप्टर पूरे विधिवत तरीके से देख चुके हैं और उस पर आधारित बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हमने प्रैक्टिस सेट के रूप में कराया है। आज जो है वो चैप्टर 23वां है, जैसा कि हम लोग बता दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको हमें जानने की ज़रूरत है, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक चैप्टर में जिस तरह से हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस सेट में बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है, उसी तरह से इसमें भी हम लोग देखेंगे। और 2-3 चैप्टर शेष बच्चे जो हैं उनको भी 1-2 दिन में कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। वनों की सुरक्षा संबंधी बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों का विवरण इस प्रकार से हैं। विवरण लिखा है, विवरण होगा यहाँ पे। पहला है क इसमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पशु अत्याचार अधिनियम 1971। तो ये जितने भी अधिनियम हैं ये एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, तो इनको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझ के तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो हेडिंग है वो है भारतीय वन अधिनियम 1927। इसके अंतर्गत हम देखेंगे वनों की सुरक्षा के लिए आज़ादी से पहले ही कानून बनाकर इसकी सुरक्षा की व्यवस्था थी। वनों के उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और वन्य उपज के उद्ग्रहण के शुल्क में संबंध सभी मामलों की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार किसी वन भूमि या बंजर भूमि या अन्य भूमि जो सरकार की संपत्ति है को अधिनियम की धारा 3 में प्राविधानिक ढंग से संरक्षित वन नियत कर सकती है। आगे है, इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं उनको हम देखेंगे। वन उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से संबंध विधि का समेकन करना। राज्य सरकार को किसी वन भूमि या बंजर भूमि या अन्य भूमि जो सरकार की संपत्ति है इस अधिनियम की धारा 3 में प्राविधानिक ढंग से संरक्षित वन नियत करना है। चारागाह या वन उपज के अधिकारों से संबंध दावों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी पूर्णतः या अंशतः खारिज करने का आदेश पारित करेगा। यदि वन अधिकारी द्वारा इस अधिकार को नामंजूर कर दिया जाता है, इस आदेश के विरुद्ध 3 माह के अंदर जिला जज के यहाँ अपील दायर की जा सकती है। आगे है, आरक्षित वनों में आग लगाने या पशुओं पर अत्याचार करने पर दंडित किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति पेड़ गिराएगा, छेदेगा या जलाएगा, खेती के लिए किसी भूमि को साफ करेगा इत्यादि। अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत वन को नुकसान पहुंचाने के कारण इस अधिनियम के तहत 6 माह तक का कारावास या 500 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन आरक्षित कोई वन या उसका प्रभाग ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित वन नहीं रह जाएगा। आगे है, आरक्षित वनों को नुकसान पहुंचाने पर दंडित किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिराएगा, छाटेगा, छेदेगा या जलाएगा या किसी वृक्ष की छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ डालेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाएगा। आगे है, किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल पत्थर की खुदाई करेगा या चूने या लकड़ी का कोयला फूकेगा या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा या उसे हटाएगा, किसी संरक्षित वन में किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल किसी भूमि को खेती या अन्य प्रयोजन के लिए ताड़ेगा या साफ करेगा, ऐसे वन को आग लगाएगा या धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो, ऐसे वन के बंद किए गए किसी प्रभाग तक फैल जाने से रोकने के लिए युक्तपूर्ण सावधानी बरतने बिना आग जलाएगा। धारा 32 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अति उल्लंघन करेगा, वह उस अवधि के लिए कारावास से जो 6 माह तक की हो सकेगा या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। आगे है हेडिंग, वारंट के बिना वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति। इसके अंतर्गत देखेंगे अधिनियम की धारा 64 में व्यवस्था की गई है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध या युक्त संदेह विद्यमान है कि वह 1 माह या उससे अधिक से कारावास से दंडनीय किसी वन विषयक अपराध से संलिप्त है, कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के और किसी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। अगला हेडिंग है वन संरक्षण अधिनियम 1980। एग्जाम में पूछता है वन संरक्षण अधिनियम को मैच कराने के लिए, तो 1980 से आप लोग मैच कराइएगा। इसमें है, केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि का प्रयोग नहीं कर सकती। अब आगे देखेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय यह निर्देशित नहीं कर सकेगा कि कोई आरक्षित वन या उसका कोई भाग आरक्षित होना समाप्त हो जाएगा।
कोई वन भूमि या उसका कोई भाग किसी गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा। कोई वन भूमि या उसका कोई भाग पट्टा या अन्यथा रूप में किसी प्राइवेट व्यक्ति या अन्य संगठन को समनुदेशित किया जा सकेगा। कोई भी वन भूमि या उसके किसी भाग में से पेड़ों को जो उस भूमि या उसके भाग में प्राकृतिक रूप से उपजा हो पुनः वनरोपण के लिए इसके प्रयोग के प्रयोजन के लिए उन्मूलित किया जा सकेगा। आगे हेडिंग है अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन अपराध है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो कोई उपयुक्त उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह 15 दिन के साधारण कारावास से दंडित किया जा सकेगा। आगे है हेडिंग इस अधिनियम में सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो व्यक्ति उपयुक्त अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान करेगा और इसकी संरचना वन संरक्षण अधिनियम 1981 की धारा 2 क में समिति की संरचना निम्नलिखित सदस्यों से की जाएगी। इनमें जो सदस्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला है वन महानिरीक्षक वन और पर्यावरण मंत्रालय अध्यक्ष होगा। अपर वन महानिरीक्षक वन और पर्यावरण मंत्रालय सदस्य। संयुक्त आयुक्त भूमि संरक्षण कृषि मंत्रालय सदस्य। उप वन महानिरीक्षक वन संरक्षण वन और पर्यावरण मंत्रालय सदस्य। अब नेक्स्ट जो अधिनियम है वो है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1927। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यह अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जिसके अंतर्गत वन्य जीव को आखेट द्वारा या किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाना अपराध है। यह वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। आखेट के निम्न प्रकार हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें पहले दूसरे तीसरे ऐसे करके सब पढ़ लेंगे। किसी वन्य पशु को पकड़ना, मारना, विष देना, जाल में फंसाना, बंदे में फंसाना और इसके लिए प्रत्येक प्रयास करना है। किसी वन्य पशु को आघात पहुंचाना, नष्ट करना या उक्त पशु के शरीर के किसी भाग को ले जाना या जंगली पक्षी या रेंगने वाले अंडों को क्षति पहुंचाना या उक्त पक्षी या रेंगने वाले अंडों और घोंसलों को नुकसान पहुंचाना सम्मिलित है। राष्ट्रीय उद्यान से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जो धारा 35 से धारा 38 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया हो या धारा 66 की उपधारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया माना गया हो। शस्त्र के अंतर्गत गोली, बारूद, धनुष और तीर, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र, कांटा, चाकू, फंदा, जहर, जाल और अन्य औजार या यंत्र जो पशु को बेहोश करने, सड़ाने, नष्ट करने, आघात पहुंचाने या मारने के योग्य हो सम्मिलित है। अब पांचवा है इसमें यदि कोई पशु खतरनाक होगा तो उसको मारने के लिए धारा 11 क के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है आखेट या वन्य जीवों के शिकार पर निषेध। इसमें देखेंगे धारा 15 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जब तक विशेष रूप से लाइसेंस द्वारा अधिकृत न हो हानिकारक वन पशु को छोड़कर किसी वन पशु के बच्चे या ऐसे पशु के मादा या चिकनी वारसिंगा सहित हिरण का शिकार नहीं करेगा। धारा 17 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति क्या क्या कर सकता है उसको देखेंगे। क में किसी वन जीवन को खदेड़ने या भगदड़ पैदा करने के प्रयोजन के लिए वायुयान, मोटरयान या लॉन्च का प्रयोग नहीं करेगा। ख है रसायन, विस्फोटक, जाल, गिरने या गड्ढा, जहर, जहरीले अस्त्र, जाल या फंदे से किसी वन्य जीव का शिकार नहीं करेगा सिवाय इसके कि जहाँ तक वे वन पशु फंदा लाइसेंस के अंतर्गत वन्य जीवों के पकड़ने से संबंधित हो। ग है मरी गाय पर मांसाहारी पशु के संबंध में जब ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अधिकृत होने के अतिरिक्त शिकार के प्रयोजन के लिए नकली प्रकाश का उपयोग नहीं करेगा। घ है मरी गाय पर मांसाहारी पशु के संबंध में जब ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अधिकृत होने के अतिरिक्त रात्रि के समय या सूर्य के डूबने और सूर्य के उगने के मध्य किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा। आगे है ऐसी किसी भूमि पर जो शासकीय न हो तब उसके स्वामी या उसके अभिकर्ता या वैधानिक कब्जे वाले व्यक्ति की सहमति के बिना किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा। आगे है वह उस कार्य के लिए अनुज्ञप्ति धारण करते हुए भी धारा 16 में उल्लिखित बंद समय के दौरान किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा। आगे देखते हैं कुत्तों के सहयोग से किसी वन प्राणी का शिकार नहीं करेगा, केवल पानी पक्षी के चकोर और पेटीज अथवा कोयल का शिकार कर सकेगा। उपधारा फर्स्ट के प्रावधान हानिकारक पशुओं के लिए लागू नहीं होंगे। आगे है एग्जाम के दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अवश्य देख के जाइएगा एग्जाम में। वन्य जीव संरक्षण हेतु क्रियान्वित योजनाएं और नीतियाँ। इसमें वन्य जीवों के संरक्षण देने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई है। तो इसमें पहला है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट 1970, गिर सिंह परियोजना 1972। ये मैचिंग के लिए दे देता है।
यूपी ट्रिपल एस सी में तो डायरेक्ट पूछ लेगा प्रोजेक्ट टाइगर किस अधिनियम किस समय लाया गया था, लेकिन आप जब यूपी पीसीएस या अदर वनडे एग्जाम का देंगे जाओ तो वहाँ पे इसको मैचिंग के लिए दे देता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं आगे। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006, हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2009, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व योजना, वन धन विकास योजना, मुख्यमंत्री जन वन योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, वन सिटी वन फॉरेस्ट योजना, नगर वन योजना, ये हो गए। अब देखते हैं हेडिंग आगे जो है पशु अत्याचार अधिनियम 1871, इसके अंतर्गत है यह अधिनियम पशुओं द्वारा अत्याचार से संबंध विधि को समेकित करता है। इसमें पहला है काजी हाउस सरकारी मवेशी खाना ऐसी स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जिनके बारे में जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दें। आगे काजी हाउस सरकारी मवेशी खाना जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होंगे और वह परिबद्ध पशुओं को खिलाने पिलाने के लिए प्रभारों की दरों को नियत करेगा और समय समय पर परिवर्तन कर सकेगा। आगे जो हेडिंग है वो है काजी हाउस सरकारी मवेशी खाना रखने वालों के कर्तव्य। इनके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रत्येक काजी हाउस रखवाला ऐसे रजिस्टर रखेगा और ऐसी विवरणियाँ देगा जैसे राज्य सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे। जब पशु मवेशी खाना में लाए जाए तब काजी हाउस रखवाला अपने रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा। और कौन कौन सा प्रविष्टि करेगा उसको हम लोग देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जीव जंतुओं की संख्या व वर्णन, वह दिन और समय जब वे वहाँ ऐसे लाए गए, अभिग्रहण करने वालों का नाम और निवास स्थान और स्वामी का यदि ज्ञान हो नाम और निवास स्थान तथा अधिग्रहण करने वाले या उसके अभिकर्ता को प्रविष्टि की एक प्रति देगा। आगे है काजी हाउस रखवाला पशुओं का तब तक जब तक कि उनका इसके पश्चात निर्दिष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर दिया जाता भार ग्रहण करेगा, उन्हें खिलाएगा और पिलाएगा। आगे हेडिंग है वन्य जीव संरक्षण वन संरक्षण एवं उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्य प्रावधान। तो इनके अंतर्गत हेडिंग हम देखेंगे पहला है किसी वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की प्रक्रिया। इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 में यह व्यवस्था है कि किसी भी वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत सरकार की इस हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली हो। इसके लिए संबंधित प्रभागी वनाधिकारी के माध्यम से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तांतरण को मुख्यालय भेजी जाएगी। आगे है वन या वन भूमि पर पेड़ों को काटने के लिए अनुमति प्राप्त करना और उसकी प्रक्रिया। इसके अंतर्गत देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जनसाधारण को वन और वन भूमि में स्थित वृक्षों को काटने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। इसके लिए निम्नवत प्रक्रिया में प्रार्थना पत्र दिया जाना होगा। अब आगे है वन संरक्षण के लिए आवश्यक बिंदु। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता का रखरखाव संरक्षण और वृद्धि। दूसरा है पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों का संरक्षण, वन परिवर्तन का निषेध, स्वदेशी लोगों की स्वतंत्र पूर्व और सूचित सहमति की मान्यता, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, वन समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, वन कार्यों में मानवाधिकारों का सम्मान, वनों के विविध कार्यों में समाज का सम्मान, स्थानीय लोगों से परामर्श का प्रावधान, संपत्ति और भूमि के अधिकार के साथ साथ प्रथागत एवं पारंपरिक अधिकारों का सम्मान, आनुवंशिक रूप से संशोधित पेड़ों और सबसे खतरनाक रसायनों का निषेध, वन संचालन में GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी जैसी जलवायु सकारात्मक अभ्यास, वन रूपांतरण पर रोक और आनुवंशिक रूप से संशोधित पेड़ों और खतरनाक रसायनों का निषेध। आगे हेडिंग है संयुक्त वन प्रबंधन। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यह प्राकृतिक वन प्रबंधन में वन विभागों और स्थानीय समुदायों दोनों को शामिल करने वाली एक साझेदारी है। यह अवधारणा भारत सरकार द्वारा 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के माध्यम से पेश की गई थी। JFM के तहत ग्राम समुदायों को आसपास के जंगलों के संरक्षण और प्रबंधन का काम सौंपा जाता है। संयुक्त वन प्रबंधन वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों, ग्राम वन समितियों आदि का आयोजन करना आवश्यक है। इनमें से प्रत्येक निकाय की एक कार्यकारी समिति होती है जो अपने दिन प्रतिदिन मामलों का प्रबंधन करती है। वनों को उनकी सेवाओं के बदले में उनकी समुदायों को लघु गैर लकड़ी वन उपज का उपयोग करने का लाभ दिया है या मिलता है। नेक्स्ट है तभी वनों का सतत संरक्षण किया जा सकता है। हेडिंग है वन संरक्षण समिति। इसमें वन संरक्षण समिति में ग्राम अधिकारी भी होते हैं। वन संरक्षण समिति जिसमें शामिल होते हैं वो है वन अधिकारी, स्थानीय लोग, वन संरक्षक, स्वयं सेवा संस्थाओं का प्रतिनिधि। आगे वन संरक्षण समिति के पास छोटी उपज जैसे पत्ते, टहनियाँ और
गिरी हुई शाखाओं पर अधिकार है। एफपीसी की जिम्मेदारियों में चराई के खिलाफ संरक्षण, वन उपज की आग और चोरी की रोकथाम, प्रबंधन योजना के अनुसार वनों का अधिकार विकास आदि शामिल है। आगे देखते हैं। अब इस पे आधारित जो बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले हैं या एग्जाम में पूछे गए उनको देख लेते हैं एक एक करके। इसमें पहला है, भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप से समर्पित है? तो वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है दूसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय शामिल हैं? तो वो है 4। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने में कौन सक्षम होगा? तो सक्षम होगा केंद्रीय सरकार। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी नीति लागू होती है? तो वो ग्रामीण में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय हैं? तो इसमें है 7। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में उल्लिखित धाराएं कितनी हैं? तो टोटल 66 धाराएं हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 1878 के वन अधिनियम ने वनों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो किया है 4। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वन संरक्षण समिति में शामिल नहीं होते हैं? तो है आम जनता शामिल नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया? तो वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अध्याय 3 में कितनी धाराएं हैं? 3 से 8 धाराएं हैं। धारा 3 से 8, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में वन्य जीवों के शिकार की धाराएं हैं? तो अध्याय आपका 3 होगा इसमें। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्य से संबंधित धाराएं हैं? तो वो आपका है अध्याय 4। सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में अपराधों की पहचान एवं विधिक धाराएं हैं? तो वो हैं अध्याय 6 में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा किस वर्ष जारी किया गया? तो 2019 में किया गया। डी ऑप्शन, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में जैविक संसाधनों का तक पहुंचने के लिए त्रिस्तरीय संरचना का उल्लेख है? तो है जैव विविधता अधिनियम 2002। ये बहुत पूछता है। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वो 2002 में। ये एग्जाम में कई बार पूछा है यूपी के। तो ये था इस चैप्टर पे आधारित बहुविकल्पी प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट में हमने बता दिया। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।